Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we are going to discuss about the center-state relation of Vision IAS PT 365 of Polity section. In previous videos, we have studied about the previous two chapters of this PT 365. Now we are going to discuss about chapter 3 of Polity, that is center-state relations. And the first topic in this chapter is reform in सेवेंथ शेड्यूल. तो सेवेंथ शेड्यूल में रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, ये न्यूज में क्यों है, तो देख लेते हैं. रिसेंटली मेनी एक्सपर्ट्स एडवोकेटेड रिविजिटिंग द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे एक्सपर्ट कमिटीज ने ये कहा है कि जो हमारा सेवेंथ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसको रिविजिट करने की जरूरत है, इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है. तो हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि सेवेंथ शेड्यूल आखिर है क्या, इसके सुधार की बात क्यों की जा रही है. तो देख लेते हैं कि है क्या. सेवेंथ शेड्यूल अंडर आर्टिकल 246. It must be remembered, seventh schedule under Article 246 provides a distribution of powers and responsibilities between the state and central government. तो आपको पता होगा कि जो आपका सेवेंथ शेड्यूल आर्टिकल 246 होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच. It specifies role and responsibility into three lists, namely union list, state list, and concurrent list. And Article 248 confers residuary power on Parliament. आपको पता होगा कि तीन तरीके के लिस्ट होते हैं सेवेंथ शेड्यूल में, और जो रेसिड्यूरी पावर होता है, दैट मीन्स ऐसे लिस्ट जो इन तीनों में से किसी के पास नहीं है, वो पार्लियामेंट के पास चला जाता है. ये कौन कहता है? आर्टिकल 248. आप आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 248 ये कहती है रेसिड्यूरी पावर के बारे में. अब हम बात कर लेते हैं रेशनली बिहाइंड द लिस्ट सिस्टम. तो इसके क्यों लिस्टिंग किया गया है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इनको तीन कैटेगरी में क्यों बांटा गया है, उसके पीछे का कारण क्या है. तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की सभी लोग अपने अपने हिस्से का काम करें. इससे क्या रहेगा कि देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहेगी, कोई एक दूसरे के काम में अड़चन नहीं डालेंगे. तो इसका एक मोटो ये था लिस्ट बनाने का. दूसरा ये था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. आपको पता होगा कि फेडरलिज्म जो होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ मिल करके काम करें, इसलिए आपको कंकरेंट लिस्ट बनाया गया है. दोनों बना सकते हैं इस विषय, इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर दोनों का अधिकार होता है, दोनों लोग अपने लिस्ट बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं उसके ऊपर. तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए लिस्ट बनाया गया है. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो आप देखिए कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे लिस्ट हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकती है, यानी कि उनको ऑटोनॉमी दी गई है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई है. एनेबलिंग रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस, यानी कि आपके पास कुछ रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, आपके पास कुछ एम होना चाहिए, मोटो होना चाहिए, आप जो सरकार गठन किए हैं उसके लिए. इसीलिए आपको ज्यादा झंझट ना हो, लिस्ट बना दी गई है. बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट. तो ये था रेशनली बिहाइंड लिस्ट सिस्टम कि क्यों लिस्टिंग की गई है सब्जेक्ट्स का. अब हम बात कर लेते हैं तीन लिस्ट के बारे में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं. तो सेवेंथ शेड्यूल जो है तीन तरीके के लिस्ट को कंटेन करता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3. तो लिस्ट 1 क्या होता है, ओवर विच पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस, यानी कि इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन पर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, बैंकिंग. और इसमें अभी वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 100 सब्जेक्ट हैं. एट प्रेजेंट देयर आर 100 सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट और लिस्ट 1. ओरिजिनली कितने थे, तो 97 थे. अब लिस्ट 2 की बात करते हैं, तो ओवर विच स्टेट लेजिस्लेचर हैव एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस है, यानी कि इस लिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ स्टेट का अधिकार होता है लॉ बनाने का. हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, आपने पढ़ा होगा जब इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल इमरजेंसी के समय राज्यसभा के एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सके. हालांकि वो जो होता है इमरजेंसी हटने के 6 महीने के बाद निष्प्रभावी हो जाता है. तो वो एक्सेप्शनल केस है इसका, लिस्ट 2 का. एग्जाम्पल आपके पास क्या है, तो पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, बेटिंग है, गैम्बलिंग है. और स्टेट लिस्ट में अभी जो आपका 61 सब्जेक्ट है, और ओरिजिनली कितने थे, तो 66 थे. और लिस्ट 3 की अगर हम बात करें, जिसको हम कंकरेंस लिस्ट कहते हैं, ओवर विच बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव कॉम्पिटेंस, यानी कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर दोनों लॉज बना सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी. इसमें कौन कौन से आते हैं,
तो एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, फॉरेस्ट, etc. And concurrent list have presently 52 subjects. Originally, it has 47 subjects. अब किस तरीके से सेवेंथ शेड्यूल का इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, कैसे कैसे सेवेंथ शेड्यूल जो है अपने वर्तमान रूप में आया है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बढ़ते हैं 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, आपको पता होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ब्राउट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच हैज सबस्टेंशियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आया आपका, आखिर सेवेंथ शेड्यूल क्या करता है, स्टेट्स को ऑटोनॉमी देता है ना किसी खास सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, जब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी। उसके बाद बढ़ते हैं तो आता है 1882 लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन। तो लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इलेक्टेड म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। तो यहाँ पर कुछ ऑटोनॉमी दिया गया, लोकल जो आपका गवर्नेंस था वहां पे, कि एक रिजोल्यूशन पास करके इलेक्टेड म्यूनिसिपल काउंसिल बनाया गया और रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बनाए गए। अगर उसके आगे बढ़ते हैं तो 1919 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रिलैक्स्ड सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय डीमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका अलग अलग सब्जेक्ट कर दिया गया, याद रखेंगे कब, जो जिसको हम डायरकी कहते हैं। तो यहाँ पर किया गया था आपका सेंट्रलिस्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग किया गया था। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो 19 इससे पहले था 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एम्पावर्ड प्रोविंशियल काउंसिल्स इनेबलिंग मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन। यानी कि 1909 का भारत सरकार अधिनियम जो था उसमें ज्यादा भारतीयों को इंक्लूड किया गया था, किसमें, तो प्रोविंशियल काउंसिल्स में, और उसके बाद सब्जेक्ट अलग अलग किए गए थे। और लास्टली हम पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेट डाउन a scheme of distribution of legislative power into three lists which has been retained in Indian constitutions। तो ये अगर आपसे एक्चुअल पूछा जाए कि ये जो थ्री लिस्ट भारत के संविधान में जो लाया गया वो कहाँ से लाया गया है, तो ये ओरिजिनली 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया है। अब हम बात करते हैं कि इसके अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है, या फिर इसके अमेंडमेंट की क्या प्रोसीजर है कि कैसे हम अमेंड कर सकते हैं। तो प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग सेवेंथ शेड्यूल, इट कैन बी अमेंडेड एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 20 में क्या है दोस्तों, तो ये आपका है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 368 आता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रोसीजर लिखा गया है उसी प्रोसीजर के आधार पे आप सेवेंथ शेड्यूल को अमेंड कर सकते हो। इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। It requires a special majority of parliament, majority of total membership of house, and by a majority of not less than two-thirds of members of house present and voting, and also consent of half of a state legislature by a simple majority। याद रखेंगे सबसे पहली बात क्या जरूरी चाहिए आपको, तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए, और इसमें होता क्या है, तो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको कहते हैं हम स्पेशल मेजोरिटी। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए होगा, तो कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ सिंपल मेजोरिटी, ये भी आपको करना होगा। अदर प्रोविजन दैट कैन बी अमेंडेड इन सच मैनर्स, यानी कि इस मैनर से और किन किन प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हैं, दैट मीन्स कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट, तो किया जाता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर को, इसी वे में आप अमेंड कर सकते हो। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि यूनियन और स्टेट के अगर एग्जीक्यूटिव पावर को आप एक्सटेंड करना हो तो भी आपका यही स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी ये भी लगेगा। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए भी यही प्रोसीजर अपनाना होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, यही प्रोसीजर अपनाना होगा। और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर आर्टिकल 368 इटसेल्फ, यानी कि आर्टिकल 368 को अगर खुद ही अमेंड करना हो, ये सब सारे प्रोसीजर तो आर्टिकल 368 में दिए गए हों, अगर ये प्रोसीजर ही बदलना हो, अगर हम दूसरे वे में कहें कि आर्टिकल 368 को ही अगर अमेंड करना हो तो भी आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ सिंपल मेजोरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा सतलज यमुना लिंक कैनाल।
तो क्या ये है, बड़े बहुत न्यूज़ में रहता है, क्यों न्यूज़ में है देख लेते हैं। तो SYL canal issue continues to remain unresolved as Haryana and Punjab have failed to reach any settlement over water sharing of Ravi and Beas river। तो ये पंजाब और हरियाणा के बीच बहुत पुराना मुद्दा है दोस्तों, और ये आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। तो वाटर शेयरिंग को लेकर के रावी और व्यास नदी के वाटर शेयरिंग को लेकर के इनके बीच विवाद चलता रहता है। तो अब जान लेते हैं क्या है ये सतलज यमुना लिंक। It is proposed 214 kilometers long canal connecting Satluj and Yamuna rivers, which was planned in 1966 after the state Haryana was formed out of Punjab. It seeks to provide Haryana its average annual share of surplus Ravi Beas वाटर। तो ये हरियाणा को वाटर पहुंचाने के लिए सतलज रावी ब्यास से, मतलब कि यहाँ से एक नहर बना करके ऐसे आपको करनाल हरियाणा में जो पड़ता है यमुना से जोड़ने की बात की गई है। ये आपका सतलज रिवर है, और यहाँ पर गोविंद सागर डैम है आपका, यहाँ पर भाखड़ा डैम है, और यहाँ पर नांगल डैम है। तो ये 3 डैम के जस्ट आगे आप मैप याद रखेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको एक कैनाल जोड़ रही है जिसको हम यमुना सतलज कैनाल कहते हैं, और यमुना नदी करनाल में जाकर के मिलने वाली है। और एक्चुअल में ये जो यमुना कैनाल है आगे चल करके यमुना नदी में यहाँ जाकर के मिलेगी अल्टीमेटली। देख रहे हैं यहाँ एक कैनाल है जिसको यमुना कैनाल कह रहे हैं हम, उसमें आकर के ये कैनाल मिलेगी, और ये जो फाइनली आ जाकर के यमुना में मिलेगी ये, ठीक है। और ये जो है आपका 92 किलोमीटर कैनाल ऑलरेडी कंप्लीटेड है इसमें ये, और यमुना सतलज लिंक हेड है ये, मतलब कि यहाँ पर आपका लिंक हेड है। तो ये है दोस्तों कि दोनों के बीच जो विवाद का कारण है। हरियाणा कंप्लीटेड इट्स स्ट्रेच ऑफ SYL कैनाल इन 1980 while पंजाब kept citing riparian principle and non availability of its water। तो पंजाब का ये कहना है कि अगर हम लिंक कर देंगे तो हो सकता है कि उनके यहाँ पानी की कमी हो जाए, या फिर आपको पता होगा कि 2 सिचुएशंस होते हैं, एक होता है रिपेरियन और एक होता है, आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा होता है। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, इनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं रिपेरियन जो रीजन होते हैं उनको। तो पंजाब का कहना ये है कि एज ए रिपेरियन होने के नाते, यानी कि ऊपर पड़ना जिसको कहते हैं, जहां से आप वाटर होकर के चलती हो, तो ये रिपेरियन स्टेट्स कहलाते हैं। तो इनको कहना है इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं। तो पंजाब का यही कहना है कि हमें कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए, हम ज़्यादा वाटर इस्तेमाल करना, मतलब मुझे ज़रूरत होगी। रिपेरियन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ओनर ऑफ अ लैंड एडजेसेंट टू ए वाटर बॉडी हैज़ राइट टू यूज वाटर। तो ये होता है कि हम वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए रिपेरियन स्टेट। अब हरियाणा का आर्गुमेंट ये है, इट्स सदर्न पार्ट्स ऑफ स्टेट्स आर फेसिंग वाटर प्रॉब्लम ड्यू टू द डेप्लीटेड ग्राउंड वाटर। अब हरियाणा का कहना है कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहे हैं, तो हमें ये वाटर सप्लाई किया जाए। हरियाणा हैज बीन डिनाइड इट्स राइटफुल शेयर इन वाटर एज असेस्ड बाय द इराडी ट्रिब्यूनल 1987। आप याद रखेंगे इराडी ट्रिब्यूनल किससे रिलेटेड है, तो ये पंजाब हरियाणा सतलज यमुना लिंक कैनाल से रिलेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस किए गए हैं। तो 7th शेड्यूल स्टेट लिस्ट एंट्री 17 वाटर सप्लाईज इरिगेशन कैनाल्स एंड ड्रेनेज, ये स्टेट लिस्ट में पहली बात तो रखा गया है। एंट्री 17 है ये। यूनियन लिस्ट एंट्री 56 रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। वहीं अगर हम बात करें कि जो इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज है, ये जो है यूनियन लिस्ट में आता है, और एंट्री 56 है ये। उसका रेगुलेशन कैसे करना है या डेवलपमेंट कैसे करना है, ये यूनियन लिस्ट में आता है। लेकिन अगर वाटर सप्लाई इरिगेशन और कैनाल की बात करें या ड्रेनेज की बात करें, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है। अब आर्टिकल 262 एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैली, यानी कि ये एडजुडिकेशन है कि जो भी डिस्प्यूट होगा इंटर स्टेट्स और रिवर वैली का, वो आर्टिकल 62 बताता है इससे रिलेटेड। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 62 पार्लियामेंट इनेक्टेड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो ये आर्टिकल पार्लियामेंट को इम्पावर करता है कि पार्लियामेंट जो है ये एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, मतलब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना सकती है। और इसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनेक्ट किया था, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। अब ये क्या है तो देख लेते हैं। इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप ट्रिब्यूनल्स। तो ये जो आपका एक्ट है, ये
पार्लियामेंट को पावर देती है कि आप एक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के लिए। डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज टू डिस्प्यूट। और इसको आप जो भी ट्रिब्यूनल का फैसला होगा उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये बाइंडिंग होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो सुप्रीम कोर्ट का इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के केस में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्यूट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। ये आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, अगर नहीं भी पूछा गया हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसको याद रखेंगे। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट रिप्लेस डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अंडर एक्ट बाय सेटिंग अप अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी। यानी कि जब इसका अमेंडमेंट किया गया 1956 एक्ट का, तो उसमें एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी एंड सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट, दो चीजें बनाई गई अमेंडमेंट में। एक तो बनाया गया डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी और दूसरा बनाया गया सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये किया गया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि देश में कितने आपका चल रहे हैं इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, कौन कौन से स्टेट्स में विवाद चल रहा है, कहाँ कहाँ पर है। ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है प्रीलिम्स में, कौन सा इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट किस राज्य है या किन राज्यों से रिलेटेड है। पहला है रावी, ब्यास और सतलज। तो इसमें कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो आप देख सकते हैं रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 स्टेट्स का है ये आपका। कौन कौन, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। उसके बाद बढ़ते हैं तो नर्मदा स्टेट्स डिस्प्यूट जो है ये आपका आ जाता है, ये है नर्मदा आपका। इसमें आ जाता है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इसमें 4 राज्य हैं। और उसके आगे बढ़ते हैं तो मंडल या मांडवी या महादई रिवर, आपको पता होगा कि ये गोवा में बहती है। तो इससे कंसर्न्ड स्टेट्स हैं आपका गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट तो सबसे मतलब फेमस वाटर डिस्प्यूट्स में से एक है, और इसमें कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। और देखते हैं तो आपका हो जाता है वंशधारा। तो वंशधारा वाटर डिस्प्यूट में आते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये आपका यहाँ पर बहता है वंशधारा, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट दोस्तों, ये जो आपका है 1 2 3 4, ये देश के, और एक हो गया आपका ये वाला सतलज यमुना 5, ये देश के कुछ गिने चुने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, रिवर डिस्प्यूट है, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो पेरियार रिवर डिस्प्यूट ये तमिलनाडु और केरला के बीच आपको अक्सर देखने के लिए मिलता होगा। फिर उसके बाद गोदावरी वाटर डिस्प्यूट, तो इसमें आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और मध्य प्रदेश, ये इतने स्टेट इन्वॉल्व है। और कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी के बीच ये आपका विवाद है। तो ये रहे आपके इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स के बारे में। अब हम कुछ छोटे छोटे न्यूज है उनको देख लेते हैं। तो 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये न्यूज में क्यों है, तो झारखंड असेंबली क्लियर्ड ए बिल टू इंक्रीज रिजर्वेशन इन वैकेंट गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज टू 77%. However, government stated that it will come into force only after center include it in 9th schedule. 9th schedule was added by its amendment 1951. आपको पता होगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 9th आपका शेड्यूल था, उसको ऐड किया गया था टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसमें ऐसे लॉज को रखे गए थे जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल स्क्रूटनी न लगे। अगर वो किसी भी लॉ के वायलेशन करता है, कोई लॉ फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर उसको नल एंड वॉइड घोषित न कर दे, तो इससे बचने के लिए 9th शेड्यूल लाया गया था। हाउएवर इन आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आईआर कोहेलो जो आपका केस हुआ था वर्सेस तमिलनाडु, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लॉज कैन नॉट बी एस्केप द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट इफ इंसर्टेड इनटू 9th शेड्यूल आफ्टर 1973। अब अगला है, यानी कि जो भी लॉज बनाए जाएंगे ना 1973, चाहे वो 9th शेड्यूल में रखे गए हो या नहीं रखे गए हो, सब के ऊपर आपका जुडिशियल रिव्यू चलेगा। यानी कि अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेट करते हैं तो उनकी स्क्रूटनी
की जाएगी, जुडिशियल स्क्रूटनी की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट या अफस्पा के बारे में आप जानते होंगे। वाज रिमूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पार्ट्स ऑफ असम, नागालैंड एंड मणिपुर। यानी कि 3 राज्यों के कुछ भाग पर जहां पर ये लगाया गया था वहां से हटा लिया गया है। कौन कौन से राज्य हैं याद रखेंगे, तो असम, नागालैंड एंड Manipur. With this, AFSPA remains in force in parts of these 3 states as well as in parts of Arunachal Pradesh. Jammu and Kashmir too has a similar act. तो जम्मू कश्मीर के पास इसी के तरीके के कुछ और एक्ट वहां लगते हैं, आपको पता होगा। तो अभी कुछ पार्ट्स में हटाया गया है इन तीनों राज्य के और कुछ पार्ट्स में है, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है जहां पर AFSPA लागू है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों में है, तो याद रखेंगे असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों में अभी कुछ पार्ट्स में लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है हम देख लेते हैं। AFSPA कानून जो है ये क्या है। ग्रांट स्पेशल पावर अंडर सेक्शन 4 ऑफ AFSPA एक्ट एंड इम्यूनिटी सेक्शन 6 टू आर्म्ड फोर्सेस टू ब्रिंग बैक ऑर्डर इन disturbed areas. Distributed areas are declared under section 3 of AFSPA Act 1958 when a part of or a whole state or unity is in such a condition that use of armed forces in aid of the civil power is necessary. ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं। Disturbed areas are declared by the governor of states and administration of UT by सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के दोस्त, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के। तो डिस्टर्ब्ड एरियाज आर डिक्लेयर्ड, तो डिस्टर्ब एरिया कौन डिक्लेयर करेगा, तो गवर्नर ऑफ स्टेट्स या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं यूटी के, या बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। तो आपके ऑप्शन में तीनों हो सकते हैं, याद रखेंगे। गवर्नर भी किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकते हैं, और ये तो दोनों सेम है, गवर्नर रहे या एडमिनिस्ट्रेटर रहे। लेकिन बात यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकती है। अब हम बात करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इंटरस्टेट काउंसिल। तो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 263, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 263, प्रेसिडेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं काउंसिल ऑफ, यह जो इंटरस्टेट काउंसिल एंड ऑथोराइज टू डिफाइन नेचर ऑफ ड्यूटी टू बी परफॉर्म्ड बाय सच अ काउंसिल। यानी कि उसका क्या काम होना चाहिए ये डिसाइड कौन करता है, तो ये प्रेसिडेंट करते हैं, और जब चाहे वो इस तरह के काउंसिल फॉर्म कर सकते हैं। इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, इंटर-स्टेट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1919। तो सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर इंटर-स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई थी 1990 में। आप इस बात को याद रखेंगे। अब हम जान लेते हैं इसके थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये है क्या, क्या प्रोविजंस है। तो सबसे पहली बात आप इस बात को ध्यान देंगे, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। पहली बात की है नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही, साथ ही साथ नॉन परमानेंट है अंडर आर्टिकल 263। एस्टेब्लिशमेंट किससे किया जाता है, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कंपोजिशन क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के, आप भूलेंगे नहीं। एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड 6 यूनियन मिनिस्टर्स एज मेंबर। तो सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर और 6 कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि यूनियन मिनिस्टर्स वो इसके मेंबर होते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली आर आल्सो इट्स मेंबर। यानी कि यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या सीएम होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन ऑफ अ स्टैंडिंग कमिटी। तो जो इंटरस्टेट काउंसिल का स्टैंडिंग कमिटी होता है, इसका चेयरमैन आपका यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन अगर ऐसे चेयरमैन की बात किया जाए ओवरऑल यानी इंटरस्टेट काउंसिल का, तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 10 यूनियन मिनिस्टर्स आर परमानेंट इनवाइटीज। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग ऑन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, इन्वेस्टिगेटिंग एंड discussing subjects in which two states and the union have a common interest, making recommendations for better coordination of policy and एक्शंस। तो ये इसके वर्क है, काम है। अब देख लेते हैं, कह रहा है कि 25 इयर्स ऑफ इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट 1997 टू 2022। ये 25
ईयर हो गए हैं नागा सीज फायर एग्रीमेंट के। तो सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसको हम इजाक मुइवा ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में ये जो संगठन था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये इजाक मुइवा के अंतर्गत था। केम इनटू इफेक्ट ऑन अगस्त 1 1997। इसी को हम कहते हैं इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट। आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, आपको पता होगा कि जब ये साइन किया गया था दोस्तों, ये बहुत ही न्यूज में रहा था। सन 2015 में ये साइन किया गया था। कौन सा? फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आईएम, यानी कि एनएससीएन आईएम, इजाक मुइवा आईएम का मतलब हुआ। बट पीस प्रोसेस फेल्ड टू प्रोग्रेस अपेरेंटली ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज ओवर नागा फ्लैग एंड Yehzabo, यानी कि नागा constitutions, which NSCN-IM insist were incorporated in framework agreement। तो जब ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो उसमें दो मांगे रखी गई थी इनके द्वारा कि इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसको ये लोग कहते हैं येजाबो, और उन्होंने कहा था कि हमारा एक सेपरेट फ्लैग होगा, जिसको कि इंडियन यूनियन ने मानने से इनकार कर दिया था। तो तब से लेके अभी तक जो है, इनके बीच कभी-कभी जो आपको टसन देखने के लिए मिल जाता है। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, ये क्या होता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिलीज्ड 7th मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ पीडीआरडी ग्रांट टू 14 states are provided to states under Article 275 of the Constitutions। ये प्रोवाइड किया जाता है आर्टिकल 275 के थ्रू। Grants are released to states as per the recommendation of the successive finance commission to meet the gap of revenue accounts of states post devolution। तो ये states को दिए जाने वाला एक grant होता है post devolution revenue deficit। Eligibility of states to receive this grant and quantum of grant for the period from 20 to 21 to 25 to 26 by decided by the 15th फाइनेंस कमीशन। और ये डिसाइड कौन करता है कि किस स्टेट कोई कौन सा स्टेट एलिजिबल है या नहीं है? ये फाइनेंस कमीशन आपको डिसाइड करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन तय करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, कौन करता है? तो ये फाइनेंस कमीशन करती है। और जो लेटेस्ट में की जो फाइनेंशियल, ये जो आपका 5 साल 2020 से 21 और 25 से 26 के बीच जो ग्रांट किया गया था, ये 50 फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट किया था। अब हम बात कर लेते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होते हैं? तो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन मेघालय हैज अपोज्ड स्टेट गवर्नमेंट्स डील विद आसाम टू रिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट। तो जो खासी हिल्स का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसने स्टेट गवर्नमेंट के डील को अपोज किया है। जो हाल ही में पता होगा कि आपको मेघालय और असम के बीच बहुत ही बॉर्डर डिस्प्यूट देखने के लिए मिल रहा है। इधर आसपास में कई सारे पुलिस वाले भी मारे गए थे इसमें। तो न्यूज इसलिए न्यूज में है। तो जान लेते हैं कि इसका क्या स्टेटस है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये। तो इस्टेब्लिशमेंट कैसे की जाती है? अंडर 6th शेड्यूल किया जाता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। वैसे सबको तो पता ही होगा। विद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर, तो तीनों पावर इसके पास होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर भी होता है, लेजिस्लेटिव पावर भी होता है और जुडिशियल पावर भी होता है। इसके पास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास। 6th schedule consists of provision of administration of tribal areas in Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये यूपीएससी पूछ चुकी है। और स्टेट पीसीएस में तो ये सवाल जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। Presently there are 10 ADC in Assam, मेघालय एंड मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो कुल मिलाकर के 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इन 4 राज्यों में। आप ये भी नंबर रख सकते हैं। हो सकता है प्री में आपको एज ऑप्शन दे दिया जाए। कंपोजिशन क्या होता है? तो एटलीस्ट कम से कम तो आपको 30 मेंबर तो इसमें होना ही चाहिए। मेंबर कौन-कौन होते हैं? तो 4 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर एंड 26 आर इलेक्टेड यूजिंग एडल्ट फ्रेंचाइज। टर्म ऑफ ऑफिस 5 इयर्स होते हैं। तो आप ये बात याद रखेंगे। 4 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर एंड 26 आर इलेक्टेड यूजिंग एडल्ट फ्रेंचाइजीज। ये आपसे पूछा जाता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं? तो 4 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। और कौन नॉमिनेट करता है? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट करते हैं। बाकी 26 मेंबर ये एडल्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों।
गवर्नर इज empowered टू इंक्रीज और डिक्रीज एरियाज और चेंज द नेम ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। तो गवर्नर के पास ये पावर होता है दोस्तों कि वो चाहे तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एरिया को घटा बढ़ा सकता है या उसका नाम चेंज कर सकता है, ठीक है ना। काउंसिल हैज बीन एंडोड विद सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशियल पावर, यानी कि काउंसिल के पास ये दोनों पावर होते हैं, हमने यहाँ पर देख लिया था। सिविल और क्रिमिनल दोनों जुडिशियल पावर होते हैं। जुरिडिक्शन ऑफ दिस काउंसिल इज सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, यानी कि ये जो भी फैसला लेते हैं वो किसके जुरिडिक्शन में आता है, तो जिस भी राज्य के हाई कोर्ट के अंतर्गत आएगा, जिस भी हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर आएगा वो एरिया, वो ये इसको देखने का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है बहुत चर्चा में है दोस्तों अभी, तो आप एक बार जरूर देख लेंगे एग्जाम से पहले। अब है महाजन कमिटी क्या है, कमीशन क्या था। तो इन 1996 द सेंटर सेट अप महाजन कमीशन टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला। अभी पता होगा कि बेलगाम जो डिस्प्यूट चल रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच, तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही यानी कि 1966 में एक महाजन कमीशन बनाया था। द कमीशन रिकमेंडेड दैट 264 विलेजेस टू बी ट्रांसफर्ड टू महाराष्ट्र एंड दैट बेलागावी, जिसको हम बेलगाम के नाम से भी जानते हैं, एंड 247 विलेजेस रिमेन विद कर्नाटका। तो इस कमीशन ने कहा था कि 264 विलेजेस महाराष्ट्र को दे दिया जाना चाहिए और बेलगाम और 247 विलेज ये कर्नाटक के अधीन रहना चाहिए, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया और समय समय पर इनके बीच क्लैश होते रहे। हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। महाराष्ट्र रिजेक्टेड द रिपोर्ट एंड 2004 मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। बेलागावी इज करेंटली पार्ट ऑफ कर्नाटका, लेकिन ये करेंटली जो है वो कर्नाटका में पड़ता है। राइट दोस्तों अब हम अगले पार्ट में जुडिशियरी को कवर करेंगे, क्योंकि जुडिशियरी थोड़ा लंबा है तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। हम वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।